तो आज हम देखते हैं मॉडल पेपर 2 गणित कक्षा 8, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। -11/15 इंटू -3/7 बराबर -3/7 इंटू -11/15 के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म का नाम लिखिए। किसका नाम लिखना है अपन को? गुणधर्म का। गुण क्रम विनिमयता, गुणात्मक प्रतिलोम, गुण सहचर्यता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है और ये जो परिमेय संख्या है, इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा हमें यहाँ हो रहा है, मतलब इसका क्रम बदल रहा है, क्रम विनिमयता। तो यहाँ पर आंसर जो सही है वो है अ, क्रम विनिमयता। दूसरा प्रश्न देखेंगे, रेखीय समीकरण की आवश्यक शर्त है, चर की अधिकतम घात 1 होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 3 होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो रेखीय समीकरण यानी कि सरल समीकरण की बात है। यहाँ पर सरल समीकरण में घात का 1 होना आवश्यक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है अ, चर की अधिकतम घात 1 होना चाहिए। एक चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD एक दूसरे के लंबवत है, तो ABCD एक है। ABCD एक चतुर्भुज है, उसमें AC और BD अगर लंबवत है, वो आपस में लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे वो काट रहे हैं, तो वो वर्ग ही होगा। निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? वर्ग करेंगे हम, यानी कि उसी संख्या को उसी से गुणा करेंगे, तो इकाई की जो संख्या है उसे गुणा करके हम देख लेंगे केवल। तो 9 × 9 बराबर 81 होता है। 2 तो 81 में उनको पता चल गया कि ये इसकी अंत में 1 आएगा, तो ये वाली संख्या ही इसका आंसर है। 242 के घन में इकाई का अंक होगा। 242 के घन में, घन यानी कि वर्ग में 2 बार गुणा होगी संख्या, और अगर घन है तो वही संख्या 3 बार गुणा होगी। यहाँ पर हम केवल इकाई का अंक चाहिए हमें, तो इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, इसी को हम 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 8। P बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, रेट यानी कि ब्याज की दर, और N समय होने की चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो हम जानते हैं ब्याज का सूत्र क्या होता है, P प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, P × 1, यहाँ पर यह गलती है, इसकी घात 2n नहीं आएगी, केवल 1 ही n आएगी, क्योंकि वार्षिक संयोजित हो रहा है। यहाँ पर अगर 6 माही संयोजित होता है तो 2n आ सकती थी। तो ये वाला आंसर P × कोष्टक 1 + r/100 कोष्टक की घात n, यहाँ पर स वाला आंसर सही है। x की घात 2 - y की घात 2, y की घात 2 - z की घात 2, z की घात 2 - x की घात 2 का योग है। तो यहाँ पर योग जब करेंगे हम, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस लगाएंगे अगर, तो x -x से कट जाएगा, -y² प्लस xy² से कट जाएगा, और जो -z² है ये प्लस के z² से कट जाएगा, तो आंसर आएगा 0। हम जानते हैं घातांक के नियम में कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 + 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 9 हल कीजिए। 5/8 इंटू -16/25, 5/8 इंटू -16/25, इधर से इसको काट देंगे हम, 8 दूनी 16 माइनस, और 5 से ये काट देंगे 25, तो -2/5 इसका उत्तर आ जाएगा। समीकरण प्रश्न नंबर 10, समीकरण को हल कीजिए। 2x - 3 बराबर 7। 2x को हम इधर रहने देंगे, बराबर के उधर 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर
7 + 3 = 10। तो 2x = 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2। 2 से कट जाएगा ये 10 5 बार, x = 5 इसका आंसर आ जाएगा। परिलक्षित प्लास्टिशियन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ये क्या बनाता है? घनाभ। बनाना क्या है? घन। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, जबकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी होती है। तो यहाँ पर हम ये वाली भुजा लेंगे 5 × 2 × 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि घन के लिए 3 आवश्यकता होगी, 3 भुजाओं एक जैसी। तो 5 और 5, यहाँ पर 5 और 5 का तो एक जोड़ा बना हुआ है और 2 केवल एक बार है। तो यहाँ पर 5 कितनी बार चाहिए? हमें एक बार और चाहिए, और यहाँ पर 2 चाहिए, 2 × 2 2 बार और चाहिए। तब इनका जोड़ा घन के रूप में इनको 3 बार हो जाएगा। तो 5 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 और 5 20, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। आंसर है 20 घनाभ। एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें केवल अनुपात ज्ञात करना है 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के बीच। हम जानते हैं इनको काट देंगे हम, तो ये किसी एक संख्या से जिससे कटती है उससे काट देंगे। 15 से ये आसानी से कट रही है, 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30, तो 1:2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम के बराबर होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर होता है। 4.5 × 10⁻4 का सामान्य रूप है। सामान्य रूप में हमें इसके साथ गुणा करना होगा। तो 4.5 को जब 10⁻4 से गुणा करेंगे, 4 बार 0 लगाएंगे हम, तो ये 4 5 1 2 3 4 0 लग जाएगी, और पीछे एक बार दशमलव लग जाएगा, यानी कि 45,000 इसका आंसर आ जाएगा। 0.000027 का मानक रूप है। इसका मानक रूप लिखने के लिए हम जानते हैं दशमलव यहाँ है, हमें दशमलव मानक रूप के लिए यहाँ चाहिए, एक संख्या के बाद दशमलव चाहिए। 2 × 2.7 गुणा 10⁻, अब दशमलव बाईं तरफ से आ रहा है। अगर दशमलव दाईं तरफ से आता है तो हम प्लस में घात लगाते हैं, दशमलव बाईं तरफ से आता है तो हम माइनस में घात लगाते हैं। जितनी संख्याएं ये 1 2 3 4 संख्याओं को ये जंप करके आ रहा है, तो हम 4 संख्याओं को कूदने के बाद 4 संख्याओं का ही यहाँ पर घात लगाएंगे और माइनस में लगाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये वाला। अब 2⁻3 2⁻4 × 2⁻2 का मानक रूप हम जानते हैं कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 2 और 3 5 में से 1 गया 4, तो 2⁻1 यानी कि 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L⁻2 होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन जो कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी 6 फलक होते हैं। अगर इसका L एक भुजा मान ले तो L स्क्वायर इसका एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से 6 फलक हो जाएंगे, 6 पृष्ठ हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। तो सत्य, इसका आंसर सत्य है। ये कथन सत्य है। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को उसका परिमाप कहते हैं। किसी बंद घिरे हुए आकृति, तो उसके अंदर की बात है, या ये परिमाप नहीं हो सकता, ये क्षेत्रफल होता है, इसलिए ये हो गया असत्य। अब 1 लीटर, हम जानते हैं 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। तो 3 युग्म सही है, ये आमने सामने के, ये साइड के, और ऊपर नीचे, 2 का एक युग्म जोड़ा हो गया। तो 3 जोड़े यहाँ पर, यानी कि 3 युग्म होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। अब आगे प्रश्न 15, स्तंभ अ का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। व्यंजक दे रखा है, इधर गुणनफल दे रखा है, इनको गुणा करके दे रखा है 4p, q प्लस r। 4p को गुणा करना है q और r से। 4p को जब q से गुणा करेंगे तो ये अलग अलग चर राशि हो गई। तो 4pqr और प्लस 4pr। तो यहाँ पर देखेंगे 4pq 4pr, तो ये इसमें आ जाएगा 4। ए बी को जब ए बी माइनस से गुणा करेंगे तो ए से गुणा होकर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर माइनस का, तो ए स्क्वायर बी और माइनस में ए बी स्क्वायर, यानी कि इसमें तीसरा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को गुणा करेंगे जब इससे, तो ये ए इससे मल्टीप्लाई होकर ए की क्यूब बना लेगा। तो 7a क्यूब और 7b क्यूब, यानी कि इसका आंसर इसके 2 से इसका मिलान हो जाएगा। अब 5a² 2 माइनस 9 4a, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a³ क्यूब 4a को जब इससे 9 से गुणा करेंगे तो 9 संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 चौका 36 a, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे हम कि 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रैंडमली निकाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। निकाला गया पत्ता काले रंग का है। अब काले रंग का है तो हम जानते हैं कि हुक्म और, यानी कि काला पान, और जो चिड़िया है वो दोनों काले रंग की होती है। तो 13 का 4 सेट होते हैं, तो 13 और 13 26 काले हो गए। तो इच्छित परिणाम अपने 26 हो गए और कुल परिणाम हो गए 52, क्योंकि कुल पत्ते होते हैं 52। तो 26/52 इसका आंसर हो गया। निकाला गया पत्ता लाल रंग का है, तो लाल रंग के भी ऐसे ही लाल पान होता है, और जो ईंट होती है वो भी लाल ही होती है। तो 26/52 इसका भी आंसर हो गया। निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो बादशाह ईंट का भी होता है, लाल पान का भी होता है, काले पान का भी होता है, और चिड़िया का भी होता है। तो 4 पत्ते होते हैं बादशाह के। तो 4/52 इसका आंसर हो गया। इसी तरह निकाला गया पत्ता इक्का है, तो इक्का भी 4 ही होते हैं, तो 4/52 भी इसका आंसर हो गया। इक्के भी 4 ही होते हैं। प्रश्न 17, संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 2304 का भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। हम पीछे से जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, फिर हम वही संख्या लिखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर लिखेंगे,
तो हमें देखना है कि किस संख्या का वर्ग लगभग इसके लगभग बराबर होता है। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो 4 आएगा इसमें, क्योंकि 5 में ज़्यादा हो रहा है। तो 4 × 4, 4 चौक 16, माइनस करेंगे तो 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे। यहाँ बचेंगे 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, तो 0 और 7 इसका उतार देंगे। अब यहाँ पर 4 वापस इसको ऐड करना होता है, 4 और 4 8। अब हम यहाँ वही संख्या लिखेंगे, इसका वर्ग। हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि हम 2 लिखते हैं तो 2 × 2 4 आ जाएगा, परंतु 2 दूनी 4 और 4 2 8 16, यानी कि 162 के लगभग इसका आंसर आए। तो इसका आंसर यहाँ पर फिट नहीं होता है। तो हम देखते हैं आगे कौन सी संख्या में 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता, 5 6 7 8 तक 8 में आएगा ये। तो 8 × 8, 8 × 8 में इकाई का अंक मिल रहा है। 8 × 8 8 8 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएंगे। 64 के 4 और हासिल के 6, तो 8 और 64 और 6 70 हो जाएंगे। 4 में से 4 कुछ नहीं बचा, 7 में 7 कुछ नहीं बचा। तो इसका जो आंसर आया है वो आ गया 48 जब कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई, GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 18% GST इसमें मिली हुई है, तो 18% GST इसमें जुड़ेगी। हम इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई भी संख्या के मूल्य को हम 100x माने और 18% GST उसमें जुड़ रही है, तो इसका हो गया 118x। अब हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या के विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जा रहे हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जा रहे हैं, तो हम उसको सीधा रखेंगे मल्टीप्लाई में। और अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जा रहे हैं तो हम उसको उल्टा रखेंगे। जैसे समझो इसको कि 1239 उसका विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य से हमें जाना है क्रय मूल्य की तरफ, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 118 बटा 100 नहीं, 100 बटा 118 उल्टा करेंगे इसको, क्योंकि हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जा रहे हैं। और चूंकि GST ऐड होती है, इसलिए यहाँ 118 हमें इसको ऐड करके ही निकालेंगे। अब यहाँ पर इसको जब काटेंगे हम, तो हम यहाँ पर इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से 50 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे इसे, 2 पंजे 10, 1 2 नाम 18। अब इसको जब इसका इस 9 और 5 14, ये नहीं कि इसमें 3 में भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट इससे ही भाग देना होगा इसमें। तो इसका जब इसके बाद 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आता है, तो यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, ये 123 और 118 के बाद में इसमें बचा है 19 20 21 22 23, 3 और 5 बच गए। ठीक है, 5 और यहाँ लिखेंगे 5, तो ये 59 हो गया। तो 59 से 59 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार। हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंजे 105 और पीछे 1 0 लग जाएगी। यह आंसर इसका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। हम जानते हैं आयतन किसी भी चीज़ का ज्ञात करो, आयतन किसी भी चीज़ का ज्ञात करो, आयतन बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर किसी भी पृष्ठ की ऊंचाई से हम उसका पृष्ठ के क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसका आयतन आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम यहाँ घनाभ की बात कर रहे हैं, तो नीचे का पृष्ठ की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर आयतन दिया हुआ है 900 बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 180 इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, उसे हम h मान लेंगे। तो h बराबर 900, ये बराबर किधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो भाग में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 180 0 से 0 कट जाएगा और 18 से 18 पंजे 90, 5 बार कट जाएगा। तो 5 बराबर h, इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 20। यदि दो विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सियां व्यवस्थित करने में 20 मिनट का समय लगाते हैं तो इसी कार्य को करने में 5 विद्यार्थी कितना समय लेंगे। हम जानते हैं यहाँ 2 विद्यार्थी है और यहाँ पर है 5 विद्यार्थी। 2 विद्यार्थी 20 मिनट का समय ले रहे हैं तो 5 विद्यार्थी कितना समय लेंगे। तो जाहिर सी बात है 5 विद्यार्थी कम समय लेंगे। ये समानुपात और व्युत्क्रमानुपात में हमने पढ़ा है कि कोई चीज़ समानुपात होती है, कोई चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि कोई चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। तो यहाँ पर है हम विद्यार्थी और यहाँ पर ले लेंगे समय। तो विद्यार्थी कितने हैं 2 और उसमें समय कितना लगा 20 मिनट। अब 5 विद्यार्थी कितना समय लेंगे x मान लिया हमने। तो यहाँ पर है देखो विद्यार्थी बढ़ाएंगे तो समय कम होगा, तो ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो इसमें जब बटा लेंगे हम तो और में तो 2/5 20/x ले लेते हैं, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए 2/5 बराबर इसका उल्टा लेंगे हम, इधर से x/20 व्युत्क्रमानुपात लेंगे, इसका उल्टा इधर से इसका उल्टा या तो इसका उसका उल्टा। अब इसको हल कर लेंगे तो x बराबर 2/5 गुणा 20 बराबर x। 5 से 20 काटेंगे, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 बराबर x, यानी कि 8 मिनट का इसमें समय लगेगा। कम लगा समय, विद्यार्थी ज़्यादा हो गए तो समय कम लगना ही था। ठीक है, हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय समीकरण x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। इस समीकरण को हमें हल करना है। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। x/2 x वाली संख्या को इधर ले लेंगे, प्लस की है तो माइनस में जाएगी, बराबर किधर आएगी तो x/3 बराबर 1/4 पहले से उधर है, ये जब माइनस का बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/5। इनको हम हल करेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें सिंपल सा एलसीएम ले सकते हैं, छोटी संख्या है, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और माइनस 2x बराबर, इसी तरह से इधर भी करेंगे, 5 चौक 20, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, प्लस 5 को 4 से 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4। फिर हम इसको आगे हल करते हैं। 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा केवल, बटा 6 बराबर 5 और 4 9/20। x बराबर 9/20 गुणा 6। दो से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, तो x बराबर 9×27 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। यह सारणी एक शहर में एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में विभिन्न कारणों से मरने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। इस सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। दुर्घटना का कारण, लोगों की संख्या।
तेज़ स्पीड से वाहन में चलाना, बहुत सारे तेज़ स्पीड से चलाते रहते हैं। 200, देखो तेज़ स्पीड से चलाने वालों की संख्या ज़्यादा है, नशे में वाहन चलाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और लापरवाही से वाहन चलाने वाले तो बहुत ही ज़्यादा है। गलत दिशा में वाहन चलाना 120, अन्य सभी कारणों से 20। ये सब कारण हैं जिनसे लोगों की दुर्घटना हो रही है। तो इनकी वह संख्या दे रखी योग है 720। तो हम जानते हैं इसका पाई चार्ट निकालना है। पाई चार्ट के लिए हमें कोण बहुत ज़रूरी है याद करना। तो कोण ज्ञात करेंगे तो पहले सबसे पहले इसका कितना भाग है, ये इसका कितना भाग है, इस कुल भाग का ये कितना भाग है। तो हम इसमें ही डायरेक्ट ही इसी सारणी को, इसी टेबल को आगे बढ़ाते हुए इसमें ही कर लेते हैं। इस तरह से लंबी भी बनती है, लेकिन हम इसी में कर लेते हैं भाग। तो 200/720, 720 में से 200, यानी कि इसका भाग कितना हो गया 200/720। 720 में से 100 मशीन में वाहन चलाने वाले हैं, यानी कि 100 बटा हो गया 720। इस तरह से ये 250/720, 120/720 और 50/720। इस तरह से ये हो गया इसका भाग। अब इसके बाद हमें इसका कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोण हमारे पास हो। कोण निकालने के लिए हम 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम चाहे तो 0 से 0 काट सकते हैं। तो ये हो गया 20/72 इंटू 360। ये भाग 360 का कितना है, कितना डिग्री कोण बनेगा इसी तरह 10/72 इंटू 360, 25/72 इंटू 360, 12/72 इंटू 360 और 5/72 इंटू 360। अब हम यहाँ पर काट के देखते हैं इसको। तो 36 से काटेंगे अगर इसको, तो 36 दूनी 72, 36 एकम 36 और 0 इसमें लग जाएगी। इसी तरह 36 से कट जाएगा, 36 दूनी 72, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 एकम 36, 10 हो जाएगा, 36 दूनी 72, 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 36 एकम 36 और 10 लग गए। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 0 लग जाएगी, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे, विषम संख्या है, इसको काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे इसको, 2 6 की 12, 2 से काटेंगे 10 को, 2 पंजे 10। अब इसका जो कोण आया है वो आया है मेरे पास बराबर करके 10 इंटू 10 बराबर 100 डिग्री। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, और 5 इंटू 10 यानी कि 50 डिग्री, और 25 इंटू 5, 25 पंजे 125 डिग्री, और 10 इंटू 6 यानी कि 60 डिग्री, और 5 इंटू 5 25 यानी कि 25 डिग्री। इस तरह से ये कोण आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, प्रकार डी की सहायता से, चांदे की सहायता से हमें कोण बनाना है। हमारे पास पहले एक वृत्त बनाएंगे। मैं एक कच्चा डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, आप डी का प्रयोग करके बनाना। हम सबसे पहले एक यहाँ आधार रेखा लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले 100 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि तेज स्पीड में वाहन चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल 90 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 100 डिग्री।
100 डिग्री वाला कोण बन गया। अब इसके बाद इसको आधार रेखा लेंगे हम, चाहे तो हम इसको घुमा सकते हैं, घुमा के ही हम इसको आधार रेखा लेके हमें बनाना है 50 डिग्री का कोण। 50 डिग्री का कोण 90 डिग्री का यहाँ बनेगा और 45 का यहाँ बनेगा, तो 50 का यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, तो 50 डिग्री ये बन गया। उसके बाद हम इसका आधार रेखा ये लेंगे और 125 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये सीधा 90 हो गया, 90 के बाद 100 और 125, ये लगभग 125 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री और 25 डिग्री, 25 डिग्री और ये 60 डिग्री का कोण इधर बन गया। इस तरह से एक पाई चार्ट बन जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं तेज स्पीड से चलाने वाले, नशे में चलने वाले, लापरवाही से चलने वाले और गलत दिशा में चलने वाले और अन्य। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चांदे की सहायता से बनाना, डी की सहायता से, तो काफ़ी अच्छा बनेगा। इसके बाद में निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 36 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 49। हम जानते हैं ये एक सर्वसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम इसको बना सकते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 6x, इसका होल क्यूब होल स्क्वायर लिख देंगे अपन, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये आ गया। इसका मान होता है, आप जानते हैं सर्वसमीका को, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए है 6x, बी है 7, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। जहाँ पर भी आएगा वो 6x लिखेंगे, जहाँ पर बी आएगा 7 लिखेंगे। तो 6x प्लस बी के रूप में 7 और ए माइनस बी यानी कि 6x माइनस 7, यह इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये वाली सर्वसमीका आप जानते ही हो अच्छे से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको हम मानते ए, ये वाली सर्वसमीका, और इसको मानेंगे हम बी। तो हम इसको ए और बी के रूप में इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में खोल लेते हैं। तो ए ये हो गया ए प्लस बी, बी क्या है सी, और ए यानी कि ए प्लस बी, ये ए हो गया, माइनस बी यानी कि माइनस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरी इक्वेशन समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये इस फॉर्म में होती है ए एक्स की घात 2 माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह से ये इस फॉर्म में होती है, इसका मानक रूप ये है। तो हम ए को और सी को मल्टीप्लाई करके जो गुणनफल आता है उसके इस तरह से टुकड़े करेंगे कि उसके जोड़ने या घटाने पर ये वाला बीच वाली संख्या यानी कि बी आ जाए। तो 6 यहाँ पर कुछ नहीं है संख्या, तो यहाँ पर 1 मानेंगे, 6 एक हम 6 और 6 के इस तरह से टुकड़े करें, 2 गुणनखंड करके देखेंगे तो इसमें आ गया 2 × 3 और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x और माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस 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 रहेंगे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस 6 पर जुड़ के इनका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका जोड़ा बना लेंगे हम। इसमें से हम कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, इसमें से इसका x आ जाएगा और इसमें रहेगा x माइनस 2।
यहाँ पर -3 कॉमन लेते हैं और यहाँ पर रह जाएगा x, क्योंकि ये प्लस है इसलिए यह माइनस बाहर लिया है अपन ने, तो माइनस और माइनस प्लस होगा ये, तो यहाँ पर आएगा -3 6 लेना है अपन को, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। अब x -2 और x -2 दोनों जगह एक जैसा है, तो इसको लिखेंगे हम एक बार, और बाहर जो संख्या है उसको लिखेंगे हम एक बार। तो इस तरह से ये हल होके इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बाह्य कोण और अंतः कोण दिए हुए हैं। हालांकि इसमें फर्स्ट में तो बाह्य कोण दिए हुए हैं, तो बाह्य कोणों का मान हम जानते हैं कितना होता है 360। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 125 प्लस 125 प्लस दिया हुआ नहीं है x, यानी कि 360। तीनों का कोण हो जाएगा जोड़, इनका तीनों का जोड़ हो जाएगा कोणों का 360 डिग्री। 125 को जोड़ेंगे 250 प्लस x बराबर 360, तो x बराबर हो जाएगा 360, ये इधर आएगा माइनस का 250, तो x बराबर कितना बचेगा इसमें से, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1, 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो दूसरा है इसमें लेंगे, इसमें बाह्य कोण ये 60 का है। आप देखेंगे यहाँ समकोण है ये, और ये भी एक समकोण है, तो जब अंदर समकोण है दोनों कोणों का जोड़ हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, रेखीय युग्म है ये, रेखीय कोण है, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का ही होगा, यानी कि समकोण ही होगा। अब हमारे पास बाह्य सारे कोण आ गए, केवल x को छोड़कर। हम जानते हैं बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, तो हम सेकंड वाला करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 60 प्लस 90 प्लस 70, 60 90 70 प्लस x प्लस 90 बराबर 360। अब हम इनको सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 9 और 7 16, 16 और 9 35, 25, 25 और 6 31, 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम लेंगे x 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, उधर चले जाएंगे तो x बराबर 360 में से 10 जाएंगे, 310 जाएंगे तो 50 डिग्री बचेंगे, तो इसका आंसर हो गया 50, यानी कि x कितने डिग्री का है इसमें 50 डिग्री का। अब अथवा वाला भी देखते हैं, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। x y z 100 डिग्री दिया हुआ है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और जो आसन्न कोण है इनका जोड़ होता है 180 डिग्री। तो ये 100 है, तो ये कितना होगा? अथवा वाला लेंगे फर्स्ट, जो ये y कोण तो हो गया इसमें बराबर हो गया 100 डिग्री से, क्योंकि तो आमने सामने कोण है, सम्मुख कोण हो गया, यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण। और ये z हो गया, z और x दोनों कितने डिग्री के कोण हो गए? 100 प्लस 180 डिग्री होते हैं जब हम जानते हैं, तो ये 80 का बचेगा और ये भी 80 का, तो ये कोण हो गए दोनों आसन्न कोण।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, उपयुक्त पैमाना प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। कार द्वारा तय की गई दूरी। अभी ग्राफ में हमें इसे बनाए हैं। हम x और y दो एक्सिस लेंगे, इस तरह से ये ग्राफ होता है। तो x एक्सिस और y एक्सिस, भुज और कोटि हम इसको बोलते हैं। हम यहाँ पर समय लेंगे, जो ऊपर समय दिया हुआ है इस यहाँ पर लेंगे समय इधर की साइड में। जो ग्राफ में जो इस तरह की लाइनें होती हैं उसमें बराबर बराबर दूरी पर हम यहाँ पर समय ले लेंगे, जैसे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। उसके बाद में हम दूरी 40, 80, 120 और 60 हम यहाँ पर पैमाना लेंगे। ये शुरू में 0 होता है, जैसे मान लो फर्स्ट जो इसका जैसे मान लो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर। तो फर्स्ट जो हमने पैमाना लेना है वो 1 यूनिट, अपन 1 यूनिट दूरी को हम क्या मानते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें आंकड़ों में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं दी हुई है तो हम यहाँ पर पैमाना बड़ा लेंगे, लेकिन अगर छोटी दे रखी है तो छोटा लेंगे। पर मीडियम साइज की है तो हमें 20-20 का या 40-40 का हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 40 का ले सकते हैं, 40 इसमें सब आ जाएंगे 40। फिर हम 1 यूनिट की दूरी हमने 40 मानी, तो 40, 80, 120 और 140, 160 और 200। 20-20 का भी ले सकते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से। अब 6 बजे हमें कितनी दूरी तय की उसने, 40। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों को मिलाते हुए एक बिंदु लेंगे। 7 बजे ये यहाँ पर और यहाँ पर एक बिंदु दूसरा लेंगे। और 8 बजे ग्राफ में करना है, 8 बजे भी ये 120, तो 120 को मिलाते हुए यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगी। और 9 बजे 160, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हम स्केल से इन सब बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है। हमें कौन सा आलेख बनाना है, आलेख बनाइए, केवल आलेख रेखीय या कोई सा दंडालेख कैसे नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे पैमाने से, तो इसका आंसर हो गया ये। इसके बाद में अथवा में दिया गया आलेख वर्ष 2007 में 2 बल्लेबाजों ए अथवा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। 10 मैच में कितने रन बनाए इसको प्रदर्शित करता है ये। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, हम दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचनाएं दी गई है। दोनों अक्ष रेखाओं, इस पर और इस पर। इस पर देखो कितने मैच खेले वो सूचना है, और कितने रन बनाए हैं वो सूचना है। तो यहाँ पर दोनों अक्ष रेखाओं पर, एक पर मैच की और रन बनाए गए उनकी सूचनाएं दी गई है। कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। तो देखो यहाँ पर हमें पहले से दिया हुआ है पैमाना, बल्लेबाज ए जिसमें डॉट डॉट और बल्लेबाज जिसमें सीधी रेखाएं हैं मिल। तो बल्लेबाज ए द्वारा ये जो रेखा है डॉट डॉट वाली, ये वाली रेखा से हमें पता चल रहा है, ये प्रदर्शित कर रही है। वर्ष 2007 में किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे। तो 2007 की बात चल रही है, 10 मैच खेले थे इसने। यदि हाँ तो किस मैच में, तो हाँ तो है ही सही। और यहाँ पर देखो ये मैच, इनका रन दोनों का, इसका और इसका जो रेखीय ग्राफ है वो हम यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो मैच है, मैच नंबर है 4। तो किस मैच में, तो इसका आंसर आएगा 4th मैच में। दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्तर
आपने यह निर्णय कैसे लिया। देखो, इस कौन सा अधिक स्थिर है, जो लगभग रन उसी क्षेत्र उसी उसमें बना रहा है, ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रहा है उसमें, उसकी रेंज, उसका परिसर लगभग ये 60-40 का ही है, एक बार ऊपर चला गया पर ये इसी में स्थिर है। लेकिन जो बल्लेबाज ए है तो ये कभी 20 बनाता है, कभी 110, कभी यहाँ पर बिल्कुल 0 पे चला जाता है, तो ये अस्थिर है। तो यहाँ पर कौन सा बल्लेबाज अधिक स्थिर है, तो बल्लेबाज बी अधिक स्थिर है। यह निर्णय हमने कैसे लिया, क्योंकि इसका परिसर लगभग, इसकी रेंज लगभग 40-60 के बीच में ही चल रही है। ठीक है।